व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी। आपका स्वागत है शाम की खबरों में और मैं हूं आपके साथ मीनल। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। संविधान हत्या दिवस पर बीजेपी का कांग्रेस अपराधियों को कड़ा जवाब। संविधान की हत्या करने वालों को बोलने का अधिकार नहीं। नागपुर हिंसा केस में बड़ी राहत, 9 आरोपियों को मुंबई उच्च न्यायालय से जमानत। शालार्थ आईडी घोटाले में एक और शिक्षण संस्था संचालक गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार के साथ। भाजपा ने दिया कांग्रेस और विपक्ष को जवाब। संविधान की हत्या करने वालों को अब बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। भाजपा की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि जिन्होंने खुद संविधान की हत्या की, उन्हें आज संविधान की दुहाई देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। भाजपा की ओर से कहा गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इंदिरा गांधी के समक्ष सत्य बोला तब उनकी मानसिक स्थिति हिल गई थी। इमरजेंसी देश के लोकतंत्र को कुचलने और घरानेशाही बचाने के लिए लाई गई थी। सभी लोग उस समय वाहवाही कर रहे थे, लेकिन जब सत्याग्रह हुआ तब असली चेहरा सामने आया है। आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसे संपूर्ण भारतवर्ष में लोकतंत्र के हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी निमित्त नागपुर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनामती में जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया था, उनके सत्कार समारोह का आयोजन किया है। उस निमित्त उस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में आदरणीय विनय जी सहस्त्रबुद्धे हमारे पूर्व सांसद भी हैं और माड़गी प्रबोधिनी जो संस्था चलती है वहाँ का संपूर्ण दायित्व का निर्वहन वो करते हैं। वे इस प्रसंग में नागपुर आए हैं और वे आपसे चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बगैर किसी प्रस्तावना के आदरणीय विनय जी से निवेदन करूंगा कि वे आपसे संवाद। असे अनेक सत्याग्रही आहेत, असे अनेक मिसाबंदी आहेत। सरकारने वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी म्हटलं की तुम्ही नोंद करा, तुम्हाला काही मानधन देऊसाठी ते गेले सुद्धा नाही। इथे बसल्यांमध्ये देखील असे आहेत की जे गेलेच नाहीत नोंदवायला, कारण त्यासाठी त्यांनी सत्याग्रह केलाच नव्हता। त्यामुळे अशी संख्या आकडेवारी देणं मला आत्ता शक्य नाही, पण मी म्हटलं तसं एक इन्फॉर्मल असेसमेंट असं आहे की जवळजवळ 1,30,000 लोकांनी सत्याग्रह केला होता, ज्यामध्ये 1,10,000 पर्यंत संघ आणि संघ प्रेरित संस्थांचे कार्यकर्ते होते। प्रश्न तुम्ही त्यांना विचारला पाहिजे, त्यांचा पक्ष ते चालवतात, मी थोडीच चालवतो। पण मी तुम्हाला एक किस्सा सांगतो त्यावेळेचा, अँड दॅट इज द लास्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम मी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरची बंदी उठवली गेल्यानंतर मार्च 1977 मध्ये ज्यावेळी श्रद्धेय बाळासाहेब देवरस, त्यावेळेचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक, हे येरवडा जेलमधून सुटले, त्यावेळी ते डेक्कन क्वीननी मुंबईला आले आणि दादर स्टेशनवर त्यांचं स्वागत केलं गेलं आणि स्वागताला अचानकपणे एक पाहुणे उपस्थित राहिले, ते म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे। आणि त्यांनी असं म्हटलं की एका बाळासाहेबांचं स्वागत दुसऱ्या बाळासाहेबांनी करू नये असं थोडंच आहे। धन्यवाद। बालभारती जो किताब है, बालभारती किताब में संविधान के, सुनिए पहले, बालभारती किताब में संविधान के प्रास्ताविका में इतनी गलतियां की है कि जिससे कोई ये नहीं। तो क्या ये महाराष्ट्र में संविधान का अपमान नहीं है? बालभारती की किताब में आज का वर्तमान पत्र देखिए, सकार वर्तमान पत्र में ये बहुत बड़ी न्यूज आई। तो ये कहा, देखिए ये गलत है, क्या पढ़ाया जा रहा है? देखिए ये निश्चित रूप में गलत है। सरकार इस पर जरूर कार्रवाई करेगी। ऐसा किसी को भी कुछ तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के, तो गलत ये है ना, तो गलत है तो कोई अधिकारी जो उसको जिम्मेदार होगा उसके ऊपर सरकार निश्चित रूप में कार्रवाई। एक मिनट, हाँ, बांग्लादेश जैसे 5 कंट्री जो है उनके सपोर्ट में आ गई। और तो और प्रधानमंत्री मोदी जी को विपक्ष के सांसदों को विदेशी को दौरे करवाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरजेंसी के बारे में है। आप विषय का एजेंडा थोड़ा बदल रही है। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं, मगर मैं इस अनुशासन को भी मानता हूं कि हम जो विषय है उसके अनुरूप करें। फिर भी आपके सवाल का जो एक बिंदु है जो सरासर गलत धारणा प्रसारित करने के लिए काम आ सकता है, इसलिए उसको मैं निरस्त कर रहा हूं। देखिए, हमारे देश में हमने कई बार कहा है, हमारे नेताओं ने, अडवाणी जी हो, अटल जी हो, मोदी जी हो, सभी ने, कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और इसलिए विपक्ष के साथ हमारा तौर तरीका हमेशा एक हमारी इस यात्रा के पार्टनर के रूप में ही रहा है। हम कभी उस रूप में उनको देखते नहीं, और ये देश के कई सारे नेताओं ने यही सोचा। इसीलिए पीवी नरसिंह राव ने भी
अटल जी को भेजा यूनाइटेड नेशंस में डेलीगेशन। अब क्या कहेंगे कि उनके पास कोई व्यक्ति नहीं थे और उनको विपक्ष से कोई उधार लेना पड़ा? ऐसा नहीं होता जी। सर मेरा एक आडवाणी जी करते तो उनको करने नहीं दिया जाता था, कोई छापता भी नहीं था। आज हम ऐसे माहौल में हैं कि खड़गे जी बेशक ऐसी बातें कर सकते हैं, आप उनको कोट कर सकते हैं, मुझे सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं मानता हूं कि इससे सिवा इसके अलावा और अतिरिक्त सबूत क्या चाहिए कि उनका कहना कितना बेतुकी है, कितना निराधार है और महज राजनीतिक है। ये तो एक पैंतरेबाजी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। इसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं मानता। इसी से जुड़ा हुआ खड़गे जी ने एक और वक्तव्य दिया है कि कांग्रेस की संविधान यात्रा से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, इसलिए वो संविधान विरोधी है, इसलिए इस तरीके का 50 साल पुरानी बातें कर रही है। देखिए, इमरजेंसी के कार्यकाल में जो संविधान संशोधन लाए गए, जिनको बाद में निरस्त किया गया, उनका पूरा इतिहास आप देखिए कि कैसे संविधान संशोधन लाए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री के चुनाव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये एक संविधान संशोधन लाया गया था, हम सब जानते हैं। संसद का कार्यकाल ऐसे ही बढ़ाया गया जब बहुत सारे नेता तो जेलों में बंद थे। अटल जी कहाँ थे? निजलिंगप्पा कहाँ थे? श्यामाचरण मिश्र जी कहाँ थे? मगर कर दिया। तो ऐसे जिन्होंने संविधान की दिन दहाड़े हत्या की है, और मैं तो दूसरा एक यहाँ पर निरीक्षण बताना चाहता हूँ कि संविधान के बारे में उनको बोलने का कतई कोई अधिकार नहीं। इसका कारण यह है कि जो दल डायनेस्टी के आधार पर, घराने के आधार पर काम करते हैं, जिसमें एक ही घराने का व्यक्ति उस दल का आगे चलकर अध्यक्ष और उसका पोता जो है बाद में अध्यक्ष बनेगा, ये तय है। ये दल जन्म पर आधारित उच्च नीचता का पुरस्कार करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो पद है वो केवल एक ही घराने पर यानी जन्म पर आधारित तय होता है। और इसलिए भारत की जनता ने घरानेबाज राजनीतिक दलों के बारे में सदैव सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। इमरजेंसी का अगर कोई बोध है, मैं मानता हूँ ये सर, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या मानती है, पर लेकिन आज जो है भारत में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है क्या? क्योंकि इटावा में जो है ओबीसी कथावाचक ने कथावाचन करने पर उसको पीटा गया, उसके ऊपर में मूत्र छिड़का गया है, उसका बाल मुंडन किया गया। क्या ये आपातकाल जैसी स्थिति लगती नहीं है? देश में बोलने का अधिकार नहीं है, कोई पत्रकार बोलता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है, नेता बोलता है तो उसके पीछे ईडी सीबीआई। कानून अपना काम करता है, उसको लोग तरह तरह से इंटरप्रेट करते हैं, मगर ऐसा कोई कहीं नहीं हो रहा। जो भी कुछ छोटी बड़ी घटनाएं हुई होगी उसका कोई कानूनन आधार होगा उसके, और नहीं तो चुनौती दी जा सकती है। इमरजेंसी ने कोई चुनौती दे सकता था? हमारे जैसे कई लोग जेलों में बंद थे, चुनौती देने के लिए हमें कोई अवसर था? आज तो चुनौती दे सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, मुझे बिल्कुल पूछना भी चाहिए। एक सवाल पिछले 3-4 सालों से संविधान को लेके, लोकतंत्र को लेके आपका, क्षमा करें, आपका तर्क है कि हम डिफेंसिव पोजीशन में, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो संविधान के बारे में, मतलब संविधान की रक्षा करते हुए, संविधान के, मैं आपको कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ। संविधान में भारतीय हमारी चुनाव प्रणाली को साफ सुथरा रखना चाहिए, ये है। और राज्यसभा के चुनाव को साफ सुथरा करने का काम किसने किया? अटल जी ने किया। संविधान में कॉन्डेसेंडिंग की भावना नहीं है कि कोई किसके ऊपर उपकार करे, ओब्लाइज करे। समाज कल्याण मंत्रालय का नाम सामाजिक न्याय मंत्रालय किसने किया? अटल जी ने किया। संविधान में हर वर्ग को सामाजिक न्याय की परिभाषा में लाते हुए ओबीसी समाज के लिए भी एक अलग और आयोग होना चाहिए। ये आवश्यकता इस रूप में नहीं, मगर उसका प्रावधान था। उसको अमल में किसने लाया? मोदी जी ने लाया। तो संविधान की, और ये जो कहते हैं ना कि ये बीजेपी का एजेंडा, अरे संविधान निर्माताओं ने मार्गदर्शक सूत्रों में ये लिखा था कि आर्टिकल 370 को हटाना चाहिए। अब तक क्यों नहीं हुआ? पर सर वो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया उसी समय लिखा हुआ था। ये कोई हमारा कोई एजेंडा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो समान नागरिक कानून की बात है वो भी उसी समय लिखी गई थी। ट्रिपल तलाक से मुक्ति किसने दी? हमने दी। तो संविधान के प्रति सबसे गहरी निष्ठा रखते हुए काम करने वाले हम हैं, हमें कतई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं। लोग तो बोलेंगे क्योंकि जनतंत्र है, वो तरह तरह के अटकलें लगाएंगे, मगर जनता जानती है सच क्या है, गलत क्या है। सर, ग्वालियर के हाईकोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध पुरजोर से विरोध हो रहा है।
क्या ये नहीं, ये गलत विरोध है। जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे क्या किया है? हैं, वो करेंगे, वहाँ के लोकल यूनिट करेंगे। अभी मैं वहाँ के यूनिट की बात तो मैं नहीं जानता, मगर मध्य प्रदेश सरकार इसके बारे में उचित रूप में कदम उठाएगी, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। बीजेपी की जो फॉरेन पॉलिसी है काफी कमजोर है। अभी 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गिरीश व्यास जी, बाकी सभी मंच पर बैठे हुए मान्यवर और पत्रकार भाइयों और बहनों, वैसे जो बहुत साल पहले से शायद देश में मनाया जाना चाहिए था, ऐसा संविधान और लोकतंत्र की हत्या का यह आज का दिवस है, और जिसकी 50वीं वर्षगांठ आज पूरा देश आधिकारिक तौर पर सरकार के माध्यम से भी और जनता भी इसको मना रही है। इस दिन को मनाने के कई सारे औचित्य है, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पद्धति से इमरजेंसी को लगाया गया, उसके पीछे की जो मानसिकता और उसके पहले वाला जो सारा घटनाक्रम था, अगर हम इतिहास में झांक कर देखेंगे तो ये वही वर्ष थे जहाँ पर प्रारंभ कांग्रेस पार्टी के विभाजन से हुआ था। राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान क्या हुआ वो भी सब इतिहास को ज्ञात है। उसी के बाद एक चाटुकारिता का पर्व कांग्रेस में शुरू हुआ, जिसका परम अवधि पे इंदिरा इज इंडिया जैसे नारे दिए गए, और पूरे तरीके से एक व्यक्ति और एक घराने के साथ जुड़ा हुआ ऐसा सत्ता तंत्र कांग्रेस के अंदर विकसित हुआ। और हम सब ये भी जानते हैं कि श्रीमती गांधी सत्ता के सर्वोच्च आसन पर होते हुए भी मन ही मन में बहुत डरी हुई थी, और उनके साथ काम किए हुए कई लोगों ने उस समय के बारे में किताबों में लिखा है कि वो अंदर ही अंदर बहुत ही भय आतंकित थी, भय शंका थी उनके मन में, और उसके कारण सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द में से विश्वसनीय लोगों के हाथ सौंपाने का उनका तौर तरीका रहा, जिसमें संजय गांधी अहम थे। और इसी पूरे माहौल में जब इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने उनको अपदस्थ कर दिया, तब भय के वातावरण में अपनी खुद की सुरक्षा के प्रति एक दृष्टि से आशंकित ऐसी श्रीमती गांधी ने अपने ही लोगों की, यानी अपने परिवार के लोगों की सत्ता को स्थापित करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, उसी को अक्षुण्ण रखने के लिए इमरजेंसी लगाई, और पूरे देश को, जैसे कि श्रद्धेय अटल जी ने अपने कई भाषणों में कहा था, जैसे एक जेल बना दिया। श्रीमती गांधी की जो राजनीति थी उस समय की, उनकी जो मनोवस्था थी, उसका भी वर्णन अटल जी ने बहुत सटीक शब्दों में किया है, कई जगह किया है, और उसको याद मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो बहुत यथार्थ वर्णन है कि श्रीमती गांधी को हर पेड़ के पीछे एक साजिश नज़र आती थी। इस तरीके से भय और आतंक का माहौल उनके मन ही मन में था, जो पूरे देश में स्थापित करने का एक बहुत ही घिनौना प्रयास श्रीमती गांधी ने किया। शास्त्र का छात्र हूँ, और जब डेमोक्रेसी के रेटिंग की बात आती है तब विदेश वाले लोग, एक बड़े मान्यवर एक विदेशी राजनीति तज्ञ हैं आर.एन. लिचफार्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में काम करते हैं, उनसे जब मुलाकात हुई आज से 25 साल पहले, तब उन्होंने कहा कि भारत का जनतांत्रिक क्रमवारी में हाइटी के बाद आता है। तो हाइटी एक बहुत छोटा देश है और वहाँ जनतंत्र कोई नाम की चीज़ लगभग नहीं के बराबर है, बावजूद उसके भारत को हाइटी के बाद क्यों रख रहे हो? ये केवल अल्फ़ाबेटिकल गिने तो उसी के माध्यम से आ सकता है, अन्यथा तो हम इतने पीछे नहीं जा सकते। ये मेरा तर्क था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपके देश में तो इमरजेंसी लगाई गई थी। तो इमरजेंसी ने हमारे देश की जनतांत्रिक संस्कृति पर एक काला धब्बा लगाने की एक दृष्टि से कोशिश हुई, और केवल घराने का तंत्र बरकरार रखने के लिए इमरजेंसी लगाने का एक घिनौना पाप
श्रीमती गांधी और उनके उस समय के सहयोगियों के हाथों में हुआ, जिसके कारण संविधान की दिन दहाड़े हत्या हुई, लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ कर एक दृष्टि से केवल शोभा की वस्तु बनाया गया। श्रीमती गांधी ने, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया, 5 साल से 6 साल किया, मगर उसी दरमियान 75 के नवंबर से जो सत्याग्रह का एक विशाल पर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ से प्रेरित संगठनों के माध्यम से स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी, नानाजी देशमुख इत्यादि लोक संघर्ष समिति के प्रमुख सेनानियों के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। और जैसे कि हम जानते हैं कि लगभग 1,30,000 से भी अधिक सत्याग्रहियों ने अपने आप को जेल के सलाखों के अंदर बंद करवा लिया। और इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम ये हुआ कि श्रीमती गांधी को जो एक आभास हो रहा था कि इमरजेंसी को तो लोगों ने स्वीकार किया है, शी इज ऑन रिकॉर्ड हैविंग सेड कि व्हेन आई इम्पोज्ड इमरजेंसी नॉट इवन ए सिंगल डॉग बार्क्ड, ये उनके शब्द हैं। एक कुत्ते ने भी भौंकने का प्रयास नहीं किया। उनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि आजू बाजू में सारे लोग ऐसे ही थे जो उनकी वाहवाही कर रहे थे। तो ऐसे सारे वातावरण में जब सत्याग्रह का पर्व शुरू हुआ तो श्रीमती गांधी को इसका एहसास हुआ कि चीज़ें जो मुझे बताई जाती है वैसी शायद नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने चुनाव का ऐलान किया और बाद में जो हुआ वो सारा इतिहास है। तो मेरा अपना तर्क इतना ही है कि इमरजेंसी एक घराने की सत्ता को निरंतर रखने के प्रयास के कारण लगाया गया, और इसलिए इमरजेंसी की अगर कुछ सीख है तो पहली सीख ये है कि इमरजेंसी एक दृष्टि से डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज हमारे जनतंत्र की सेहत के लिए किस पद्धति से अपाय करने वाली है, ये हम सभी ने लेने का एक बोध है। दूसरा बोध मुझे लगता है कि कुल मिलाकर राजनीतिक और जनतांत्रिक सुधारों की आवश्यकता जो हमारी पार्टी लगातार श्रद्धेय आडवाणी जी के ज़माने से जिसकी बात कर रही है, उसके बारे में पूरे देश में फिर एक बार मंथन करने की ज़रूरत है। और मैं मानता हूं कि एक देश एक निर्वाचन का जो बिल आ रहा है वो एक जनतांत्रिक सुधारों की गंगोत्री साबित होगा, जिसके कारण जनतंत्र यानी चुनाव, ये जो एक गलत समीकरण स्थापित हुआ है, उसको भी मैं मानता हूं कि हम उसको लांघ कर आगे जा पाएंगे और जनतंत्र की जो संस्कृति हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है उसको और अधिक अच्छे तरीके से आगे ले जाने की कोशिश कर पाएंगे। मुझे कुल मिलाकर आपातकाल की तीसरी सीख ये लगती है, जिसको बड़े दुख के भाव से, विनम्रता से ही मैं आपके सम्मुख ला रहा हूँ, वो ये है कि हमारे देश में विचारों की स्वाधीनता, अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य, इसकी दुहाई आज जो कई सारे लोग दे रहे हैं, देनी भी चाहिए, हम भी देते रहे। हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसी इमरजेंसी के काल में सत्याग्रह करते हुए जेल में भी गए, मगर आज वो सारे लोग जो आज बहुत मुखर हो रहे हैं, इमरजेंसी में कहाँ थे, ये सवाल इतिहास उनको पूछे बगैर नहीं रहेगा। उस समय जैसे कि माननीय आडवाणी जी ने इसका वर्णन किया था कि वैचारिक जगत के, साहित्यिक जगत के, पत्रकारिता के भी कई ऐसे मान्यवर थे जिनके बारे में आडवाणी जी ने कहा है कि द गवर्नमेंट वांटेड देम ओनली टू बेंड अ लिटिल बट दे डिसाइडेड टू क्रॉल। तो ये जो अवस्था हुई थी हमारी वैचारिक जगत की, जिसमें साहित्यकार, विचार के क्षेत्र के कई सारे मान्यवर, जिनके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए भी इस वेदना को अभिव्यक्त किए बगैर मैं नहीं रह सकता। और मैं मानता हूं कि इसलिए समाज में जो एक दाम्भिकता का पर्व इमरजेंसी के कारण, एक हिपोक्रेसी प्रारंभ हुई कि लोग बात एक करते हैं, जब करने का समय आता है तब छिप जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बहाना बना लेते हैं। मैं मानता हूं कि ये भी हमारी राजनीतिक और सामाजिक पूरी प्रक्रिया पर इमरजेंसी ने किया हुआ एक कठोर आघात था। और इन्हीं सारे कारणों से मैं मानता हूं कि जनतंत्र और मुख्य रूप में संविधान की हत्या का आज का ये जो काला दिवस है, इसका कभी भी हमें विस्मरण नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है कि सरकार ने भी इसको आधिकारिक तौर पर मनाया है और भारतीय जनता पार्टी समेत कई सारे संगठन भी इसको मना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं
कि इमरजेंसी के ये जो सारे लेसन्स है, सारा जो बोध है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत के जनतंत्र को, जो भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है, जनतंत्र हमारे लिए कोई राजनीतिक रचना नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धारणा है, ये हमारी विश्व दृष्टि, हमारा विजन है, वर्ल्ड व्यू है। उस दृष्टि से उसको और अधिक तगड़ा बनाने की दृष्टि में देश की पूरी जनता अग्रसर होकर काम करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगली खबर, नागपुर हिंसा प्रकरण में बड़ी अपडेट। 9 आरोपियों को मिली जमानत। नागपुर में हुए हिंसाचार प्रकरण में एक बड़ी कानूनी राहत सामने आई है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 9 आरोपियों को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने जमानत दे दी है। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को 1 रुपए लाख के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की। आरोपियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। गौरतलब है कि नागपुर में हाल ही में हुई हिंसात्मक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस को नई लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब 9 आरोपियों को कोर्ट से अंतरिम राहत मिलना इस मामले में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। सर काय झालं सर आज कोर्टामध्ये? आज हायकोर्टाने 9 लोकांना जे राईट्समध्ये 9 लोकांनी बिल दिलेली आहे. अच्छा, कशा आधारावर जे बिल दिले सर? नाही, कारण त्या मेरिटवर दिलेली आहे. कारण त्यांचा काही रोल नव्हता, ते फक्त उभे होते, कोणाला घरून पकडून नेलं होतं, म्हणून हायकोर्टाने आज बिल दिली. किती रुपयात जात मुचलका किती सर? 1 लाख. आइए देखते अगली खबर। शालार्थ आईडी घोटाले में एक और शिक्षण संस्था संचालक गिरफ्तार हुआ। शालार्थ आईडी घोटाले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक शिक्षण संस्था के संचालक ओमकार अंजीकर को गिरफ्तार किया है। उन पर बनावटी शालार्थ आईडी बनाकर आर्थिक लेन देन करने का गंभीर आरोप है। पुलिस के मुताबिक ओमकार अंजीकर की शांति निकेतन शिक्षण संस्था के अंतर्गत गुलशन नगर स्थित जय हिंद विद्यालय उच्च प्राथमिक शाला संचालित होती है। जांच में सामने आया है कि अंजीकर के 18 फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियां शालार्थ प्रणाली में दर्शाकर उनसे आर्थिक लेन देन किया गया। लावा, कंटिन्यू लावा ना. ये संविधान चौक रिजर्व बैंक के सामने, हाँ, वहाँ पे दिखता है पेंडाल बाबा साहेब आम्बेडकर के देशमुख महासचिव विदर्भ नगरोळ शिक्षक संघ. आंदोलनाचा मुद्दा हाच आहे की शालार्थ आरडी घोटाळ्यामुळे आमची पगार पेन्शन रोखलेले आहेत. 3 महिन्यापासून 4 महिन्यापासून पगार नाही, पेन्शन नाही. काय करावं काय नाही करावं अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आणि या घोटाळ्यामुळे पेन्शनर लोकांचे मोठे हाल आहेत. औषधोपचार नाही. एक आमचे काटोलचे नगरपालिकेचे शिक्षक श्री रोकडे सर यांचा मृत्यू झाला औषधोपचार न मिळाल्यामुळे. ही मोठी खेदाची बाब आहे. हे शालार्थ घोटाळा कधी होईल याचा निकाल आणि कधी काय होईल हे सांगता येत नाही. परंतु त्याआधी आमची जी आय डी घोटलेली आहे ते आय डी नवीन आय डी करून आमचे पगार आणि पेन्शन सुरळीत करावी एवढीच आमची शासनाकडे उपसंचालक आणि कलेक्टर्सकडे मागणी आहे. तुमची मागणी पुरी नाही झाली तर? पुरी नाही झाली तर आम्ही रोज येऊन इथे बसू. जसे हे लोक बसतात रोज धरणे देत जाऊ आणि घरी जात जाऊ. तोपर्यंत पगार पेन्शन होणार नाही आणि आमचे कामं सुरू. हे सर्व 15 ते 20 जिल्ह्यातून पुऱ्या महाराष्ट्रातून लोक आलेले आहेत. आणि येतच आहे. आता या पाऊस चालू आहे तिकडे चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये, भंडारा इकडे गोंदिया, त्याच्यामुळे थोडं लेट होत आहे. आणि पूर्ण
विदर्भाचे शिक्षक आहेत. यामुळे आता 1-2 घंट्यामध्ये तुम्हाला माहोल दिसून जाईल. म्हणजे काऊन असे होत आहे ते आम्ही नाही सांगू शकत. ते आमचा बस नाही आहे. ते तुम्हाला सगळं माहीत आहे. त्याबद्दल आम्हाला त्याचं काही करायचं नाही. आम्हाला फक्त आमची पेन्शन आणि पगार सुरळीत झाला पाहिजे एवढंच आमचं मागणं आहे. बस बाकी काही नाही. आपल्या या न्यूजच्या माध्यमाने आणि आपल्याला विनंती आहे की आपण न्यूज लावून आम्हाला पगार पेन्शन मिळवून द्यावी ही विनंती. मागील 4 महिन्यापासून माझा परिचय, मी नरेंद्र अण्णाजी चौधरी, अध्यक्ष विदर्भ नगर परिषद शिक्षक संघ. मागील 4 महिन्यापासून नागपूर विभागातील जो भरती घोटाळा झालेला आहे, या भरती घोटाळ्यामुळे शालार्थ आय.डी. गोठवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे नगर परिषद अंतर्गत पूर्व विदर्भातील ज्या शाळा आहे, या शाळेतील शिक्षकांचे व सेवानिवृत्त शिक्षकांचे पगार यांनी बंद केलेले आहे. आमची मागणी हेच आहे का हा घोटाळा या ठिकाणी असू द्या, परंतु आमच्या ज्या नियुक्त्या आहे या आमच्या नियुक्त्या शासनाने केल्या आहे. त्यामुळे आमच्या भरतीत घोटाळा नसण्याचं काही कारण नाही आहे. त्यामुळे आमचा पगार नियमित करण्यात यावा आणि ज्यांनी हा घोटाळा केला त्यांना शिक्षा देण्यात यावी. यावरची शीट चौकशी लावलेली आहे. या शीट चौकशीमार्फत नवीन जे उपसंचालक या नागपूर विभागात आलेले आहेत, सौ सावरकर मॅडम, या पुढील कार्यवाही करतील आणि आम्ही त्यांच्याकडून एवढीच अपेक्षा करतो की आमचा जो 3 महिन्यापासून जो पगार बंद आहे, पेन्शन बंद आहे, ही पेन्शन नियमित करण्यात यावी. हीच आमची महत्त्वाची मागणी आहे. तुमची मागणी पूर्ण नाही झाली तर आमची मागणी जर पूर्ण झाली नाही तर आताच माननीय महासचिव प्रमोदजी देशमुख यांनी सांगितलं आहे का आमचं धरणे आंदोलन इथे कायमस्वरूपी राहील. जोपर्यंत आपली मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आमचे धरणे आंदोलन सुरू राहील. किती शिक्षक लोकांचे पैसे 5 जिल्ह्याचे शिक्षक आहे सर. 5 जिल्ह्यातील नगर कम से कम 10,000 शिक्षक येतील. हां, आता का येणारे शिक्षक का इथे किती लोक आले? आता शिक्षक यायला सुरुवात झालेली आहे. 2 वाजेपर्यंत जवळपास म्हणजे मागील आमगावपासूनचे शिक्षक आहे, इकडे गडचिरोलीपासूनचे शिक्षक आहे, इकडे पुलगावपासून शिक्षक आहे. हे सगळे शिक्षक यायला थोडा वेळ लागेल, पण हळूहळू येणे सुरू आहे आमचे शिक्षक. संस्था चालक को अटक की गई, अब तक की क्या जांच हुई है, पुलिस की क्या अपडेट है? जो संस्था चालक है, जो आरोपी है ओमकार अंजीकर करके, उसके संस्था के जो 3 स्कूल में उसमें 30 लोगों का टीचर का शालार्थ आईडी बोगस बनाया था और रिकॉर्ड के आने के बाद इंक्वायरी के बाद उसको अरेस्ट किए हैं और 27 तारीख तक उनका PCR रिमांड है. और उनकी जो आगे की इंक्वायरी है, हम हमारे जो साइबर की टीम है, जो PI है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो कर रहे हैं. उसमें जो डॉक्यूमेंट जो बोगस बनाए हैं, बोगस शालार्थ आईडी किसके थ्रू ये बनाई गई है और कौन कौन इसमें शामिल है, कौन से ऑफिसर इसमें शामिल है, क्यों ऑफिस का स्टाफ वो उनको सहायता करके उस शालार्थ आईडी बनाई गई है, हम उसमें इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे. तयार केल्याचं जे प्राथमिक दृष्ट्या आम्हाला तपासात निष्पन्न झालं होतं, त्याच्या अनुषंगाने संबंधित चौकशांती आम्ही ओमकार अंजीकर हे संस्थापक आहे, यांना आपण काल अटक केली होती. काल त्यांचा PCR रिमांडमध्ये आपल्याला त्यांचा 27पर्यंत PCR मिळाला आहे आणि त्याच्या अनुषंगाने संबंधित शिक्षक, संबंधित शाळा आणि जे संबंधित आरोपी आहेत त्याची इन्क्वायरी सुरू आहे. अनेक शिक्षकांची नियुक्ती यांच्या माध्यमातून झाली आणि अनेक मोठ्या रकमेची जे आहे आर्थिक व्यवहारात देवाणघेवाण देखील केल्याचा त्यांच्यावर आरोप केले. हां, त्या अनुषंगानेच आम्ही तपास घेत आहोत की हे सर्व जे शालार्थ आयडी कोणाच्या माध्यमातून केले आणि कोणते त्यावेळेस शिक्षणाधिकारी असतील, डेप्युटी डायरेक्टर त्यावेळेस त्या ठिकाणी होते, संबंधित वेतन पडताळणी अधीक्षक त्या ठिकाणी होते, यांच्या मार्फतीने जर हा व्यवहार झालेला असेल त्याच्या अनुषंगाने आम्ही चौकशी करत आहोत आणि त्याच्यामध्ये काही इतर बाबी आढळल्या तर निश्चितच यामध्ये सुद्धा आरोपींची संख्या वाढू शकते. सर, धोटेची काय अपडेट आहे? अगोदर मेओमध्ये ॲडमिट करण्यात आलेलं होतं, आता सध्याची त्यांची काय अपडेट आहे? नाही, त्यांना सर सध्या जेल MCRमध्ये आहेत ते आणि त्यांच्या संस्थेसंदर्भात बी आमची चौकशी सुरू आहे. सर, दररोज नवनवीन अपडेट जे आहे ते या घोटाळ्यामध्ये एकूणच आपल्या पत्रकामाध्यमातून केली जात आहे. काय वाटतं, अजूनही काही आरोपी यामध्ये वाढू शकतात का आणि आतापर्यंत किती अटक झाली? याच्यामध्ये ज्या शिक्षकांचे जे शालार्थ आयडी बनले 681 आणि हे जे 681 शिक्षक हे 36 शैक्षणिक संस्थेमधले आहेत, त्यामुळे निश्चित याच्यामध्ये आरोपींची संख्या वाढेल. ज्या ज्या पद्धतीने पुरावे आम्हाला प्राप्त होतात, आरोपी अटक होतात, त्या पद्धतीने पुढील तपाससुद्धा इतर आरोपी निश्चितच वाढू शकतात आणि त्यांना आम्ही अटक करू. सर, वाघमारे अद्यापही खराब आहे, त्यांच्या संदर्भामध्ये काही अपडेट मिळाले का? वाघमारेच्या संदर्भात सुद्धा आम्ही त्याचा शोध घेत आहोत. बऱ्याच वेळा आम्ही काही टीमा ज्या ठिकाणी आम्हाला माहिती मिळाली, लोकेशन आले, त्या ठिकाणी आमच्या टीम अधिकारी त्या ठिकाणी सर्च घेऊन आले. अद्याप आहे तो फरार आहे. आइए देखते अगली खबर।
अमली पदार्थ नाश कार्यक्रम आयोजित हुआ। 24 जून 2025 को तारीख 24 जून 2025 को प्रात 11 बजे कंपनी में अमली पदार्थ नाश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम माननीय अपर पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त की उपस्थिति में संपन्न होगा। माननीय पुलिस आयुक्त सर ने इस मौके पर आसपास के विद्यार्थियों, युवा वर्ग एवं पत्रकारों को उपस्थित रहने के लिए विशेष आमंत्रण दिया है, ताकि वे इस महत्वपूर्ण कार्य का साक्षी बन सके। लगा कीजिए अपना पूरा टेंशन नहीं है। नंबर वाला है के गाड़ी पुढे घ्यायची स्टुडंट असेल सर 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 चार 709 तुम्ही इथं थांबा ना, तुम्ही आणि ते इथं थांबा. आमचे सगळे स्टुडंट आहे ना, 7368.
पोलिसांनी याच्यापूर्वी जो काही अंमली पदार्थ म्हणजे नार्कोटिक ड्रग्स हा जो मुद्देमाल पकडलेला आहे, त्याच्यामध्ये गांजा असतो, एमडी पावडर आहे, चरस आहे, डोडा पावडर आहे, असा वेगवेगळ्या प्रकारचा नार्कोटिक ड्रग्स आहे जे आपल्या शरीराला घातक असतात. तर या व्यसनापासून दूर राहिलं पाहिजे आणि हा घातक पदार्थ असल्यामुळे याला आपल्याला जाळून नष्ट करायचं असते. तर आज नागपूर शहरात जेवढा काही माल पकडलेला आहे 714 किलो तो या ठिकाणी नष्ट करत आहे. आणि तुम्हाला इथं बोलवण्याचा उद्देश असा आहे की तुम्ही युवा पिढी आहे आणि या नशेच्या पासून आपण दूर राहिलं पाहिजे, सगळ्यांना सुद्धा दूर ठेवलं पाहिजे, कारण हा घातक आहे, याचा आपण वाद सुद्धा घेऊ शकत नाही. आणि हा जर अंमली पदार्थ आपण जर कोणाच्या सांगण्यावरून कोणाच्या याच्यावरून जरी घेतला तर आपलं जीवन त्याच्यामुळे खराब होते, समाजावर सुद्धा परिणाम पडतो. म्हणून आपण याला जाळून नष्ट करत असतो. आज तो कार्यक्रम आयोजित केला होता आणि तुमच्यापर्यंत हा उद्देश पोहोचला पाहिजे युवा वर्गापर्यंत की अंमली पदार्थ समाजात किती घातक आहे, याकरता तुम्हाला या ठिकाणी बोलवलेलं होतं. तुम्हाला समजलेलं याच्याबद्दल सगळ्यांना माहिती? ओके ओके. यहाँ जो आज जो डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं गांजा वगैरह, तो इसमें ऑल पुलिस स्टेशन है और इसमें 54 आइटम्स है टोटल गुने का मुद्दे माल है और 714 किलो आज यहाँ पूरा डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं. और सर यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे भी नजर आ रहे हैं, उनको क्या यहाँ पे संदेश दिया जा रहा है और जनता से क्या आह्वान किया जाएगा जिससे वो नशे से दूर रहे? ये बच्चों के लिए इसलिए दिखाया है कि ये जो नशा है ये अच्छा नहीं है और ये हमेशा पुलिस इसको इस तरह से डिस्ट्रॉय ही करती है. किस तरह से प्रोसीजर पार्ट भी पता हो वो भी है. और मैं जनता के लिए ये कहूँगा कि नशा से हमेशा दूर रहना चाहिए. ये कोई अच्छी आदत नहीं है, हमेशा अपना घर खराब करने वाली है. तो अपने आप खुद और अपने बच्चों को भी ये नसीहत दे कि इसमें ना पड़े. सर पुलिस प्रशासन की ओर से नागपुर वासियों के लिए एक तरफ ऑपरेशन थंडर चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो किस तरीके से ये मुहिम आगे भी सतत चालू रहेगी और कितने थानों के तहत ये सब चालू रहेगा? हमारे सीपी सर जो सिंगल सर है उन्होंने ऑपरेशन थंडर पहले से स्टार्ट किया हो और अभी तो 20 से 26 तक तो एंटी ड्रग अब्यूज डे चल रहा है. तो उसमें ये कंटिन्यूअली कार्रवाई चल रही है और ये हमेशा आगे चलती रहेगी. लोगों को जिसको भी कुछ इस बारे में पता हो तो पुलिस को इत्तला कर दे ताकि वी विल टेक द एक्शन. और अब अगली खबर, नागपुर में कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने देवेंद्र फडणवीस पर किया तंज. कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तीखी आलोचना करते हुए कहा, देवेंद्र फडणवीस की टीका चोर के दाढ़ी में तिनका जैसी है. अतुल लोंढे ने फडणवीस से सवाल किया कि यदि वे सच बोलते हैं तो बीएलओ की ऑफलाइन लिस्ट क्यों नहीं उपलब्ध कराते. साथ ही उन्होंने पूछा कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 5 बजे के बाद के सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिए जा रहे. इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि निवडणूक आयोग की चयन समिति से सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य रचना क्यों हटाई गई है. चोर के दाढी में तिनका. BLOची तुम्ही ऑफलाईन लिस्ट देत नाही जेव्हा की जे मॅन्डेटरी आहे रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ॲक्टप्रमाणे, मग तुम्ही ती नाही आहे म्हणता माहिती अधिकारात का. तुम्ही जर खरे आहात तर आमचं तुम्हाला आव्हान आहे की तुम्ही आम्हाला खोटं ठरवाच. 5 वाजतानंतरचे तुम्ही फुटेज का देत नाही. हायकोर्टाने चंदीगड हायकोर्टाने आदेश दिल्यानंतरही तुम्ही कायदा का बदलता. तुम्हाला जर असं वाटतं की तुम्ही खूप खरं काम करता आहात
तर मग तुम्ही निवडणूक आयोगाची निवड समिती जी आहे त्यातनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना का काढलं? तुम्ही मशीन रिडेबल लिस्ट ज्याच्यामध्ये वोटरचा पूर्ण ॲड्रेस, त्याचा फोटो, त्याचा आधार कार्ड सगळं त्याच्यामध्ये असतं, ती तुम्ही द्यायला का नकार देता? म्हणून झूठ बोले कवागाठी नाही आहे, चोर के धडे में तिनका आहे. त्यामुळे ह्या तुम्ही देत का नाही लिस्ट? आइए देखते हैं अगली खबर। विजय वट्टेटीवार ने शिव भोजन योजना और सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वट्टेटीवार ने महाराष्ट्र सरकार की शिव योजना, भोजन योजना और अन्य योजनाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग को जो भोजन पहले 5 रुपए में मिलता था, अब 10 रुपए में मिल रहा है, जो इस सरकार की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। वट्टेटीवार ने कहा, शिव भोजन योजना एक अच्छी पहल थी, लेकिन अब इसे महंगा कर दिया गया। इस सरकार की हालत भिखारियों जैसी हो गई। एक चांगली योजना गरीब आणि मजूर कामगारांना हक्काचं भोजन त्याला मिळावं. महागाई प्रचंड वाढली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भटकता माणूस आहे, रोजगारासाठी भटकतो, कामासाठी भटकतो, त्याला त्यावेळेस 10 रुपयामध्ये ती थाळी उपलब्ध व्हावी. पूर्वी 5 रुपये, नंतर वाढवून निघली. पण एवढे पैसे छोटेसे या सरकारने देणं होत नाही. म्हणजेच आता सरकारची स्थिती भिकाऱ्यासारखी झालेली आहे असं म्हणावं लागेल. लाडकी बहीण ही योजना आणल्यानंतर अनेक योजनांना कात्री लावली. आदिवासी विभाग आणि समाज कल्याण विभाग, ओबीसी विभाग या विभागाचे प्रचंड पैसे वळवले गेले. हे तीनही विभाग वाऱ्यावर सोडले गेले आणि आता अनेक योजना बंद पडत आहेत. मला वाटतं की फक्त यांना लाडकी बहीण योजनासाठी जर तुमच्याकडे पैसे नव्हते तर तुम्ही कर्ज काढायला पाहिजे होतं, पण ह्या योजना बंद करणं योग्य नव्हतं. कर्जाचा बोजा तसाही महाराष्ट्रावर प्रचंड पडलेला आहे. 10 लाख कोटीच्या घरात आता आपण कर्ज महाराष्ट्रावर झालेला आहे, 10 लाख कोटी. आणि दुसरीकडे अदानीला आम्ही प्रचंड जागा देतो. आत्तापर्यंत दिलेल्या 1150 एकर जागेची किंमत काढली तर साधारणतः 2 लाख कोटीपर्यंत येईल. आणि हे 2 लाख कोटी रुपये या योजनांसाठी वापरले असते, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी वापरले असते, त्या जमिनीची विल्हेवाट लावून. पण ते न करता महाराष्ट्र हा गुजरातला गहाण ठेवण्याचं काम या सरकारकडून होत आहे. मला दुर्दैवानं सांगावंसं वाटतं की एक चांगली योजना बंद करून सरकार काय मिळवत आहे आणि सरकारला या सामान्य माणसाची काही देणं घेणं आहे का? त्यामुळे जर 6 महिन्यापासून पगार मिळत नसेल किंवा त्यांना त्यांचा त्या केंद्र सरकारला निधी मिळत नसेल, त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नसतील तर सरकारने सांगून टाकावं, आम्ही देऊ शकत नाही, आमची अवकात नाही, आम्ही देणार नाही, सांगून टाकून मोकळं करावं. त्या सगळ्या केंद्र चालकांना वेठीस धरून त्या बिचारे गरीब आणि सामान्य माणसं आहेत, त्यांना वेठीस धरण्याचं कारण काय? हे जे पाप आहे, एक एक पाप ही सरकार करत पुढे चाललाय आणि यांच्या पापाचा गळा भरणार आहे. सर, भाजप तयारी लागलाय, काय वाटतं भाजप? हे बघा, तयारी करायची लोकांमध्ये जो प्रचंड रोष आहे, लोक यांची वाट बघत आहेत. हे तयारी करून काय उपयोग आहे? त्यांचा काय प्रतिसाद आहे? महाराष्ट्रामध्ये या सरकारच्या संदर्भात प्रचंड रोष आहे. निवडणुकीमध्ये दिलेले आश्वासनं एकही यांनी पूर्ण केली नाही, म्हणून जनता त्यांची वाट पाहत आहे. या निवडणुकीला तुम्हाला दाखवतो. अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे, ते किती ब्रेक लावतात, काय लावतात, पण त्यावर मी माहिती घेऊन अधिक मी त्यावर बोलेन. और अब अगली खबर। कर्नाटक के हसन में भारी बारिश के राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के शिराडी घाट मार्ग पर भूस्खलन, यातायात बाधित। राजमार्ग 75 के शिराडी घाट मार्ग पर भूस्खलन हो गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कर्मी सड़क को साफ करने में जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द यातायात सुचारू किया जा सके। यातायात चालकों को सलाह दी गई है कि वे सावधानी बरतें और मार्ग खुलने तक देरी की संभावना को ध्यान में रखें।
आइए देखते हैं अगली खबर। संविधान हत्या दिवस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर हमला। भाजपा द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा, आपातकाल की बात करते हैं लेकिन आज की स्थिति आपातकाल के समय से भी ज्यादा खराब है। प्रमोद तिवारी ने आगे कहा, आपातकाल की बात करना बंद करें और हिमाचल प्रदेश में आई आपदा पर ध्यान दें। देश के लिए जब कुर्बानियां बलिदान देता है तो उसी इंदिरा गांधी जिसकी आप आलोचना कर रहे हो, आतंकवाद से लड़ते हुए इन्हीं इंदिरा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दी। प्रणाम करो, श्रद्धांजलि दो भाजपा वालों। आपका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है आतंकवाद के सामने। लेट जाते हो आप घुटने के बल। आपका रिकॉर्ड अमेरिका से तुलना कर दूं, मोदी जी ने 3 दिन के अंदर ही कल 17वीं बार कहा है ट्रंप ने कि उसने इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर कराया। आप लेट गए, झुक गए, मोदी जी झुक गए। और इंदिरा गांधी ने निक्सन को जो ललकारा था, 7वें बेड़े के साथ जो सलूक किया था, उसे सलूट करो गृह मंत्री के नाते। प्रधानमंत्री अपने इतिहास को इंदिरा गांधी से तुलना मत करो, कांग्रेस से तुलना मत करो, वरना मुझे तुलना करनी पड़ेगी। जब हम कह रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, देश को हम आजाद करा रहे थे, तो आपके संगठन अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का संदेश दे रहे थे। हमारा देशभक्ति से भरा इतिहास है। आपका इतिहास कमजोर, और कई मौकों पर मैं बहुत ही संयम के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, कमजोरी का इतिहास है, बुजदिली का इतिहास। आत्ममुग्धता और आत्म प्रशंसा भारत के प्रधानमंत्री की 2 सबसे बड़ी कमजोरी है। उनकी प्रशंसा कर दो तो वो देश का हित दांव पे लगा देते हैं। मैं 2 उदाहरण कोट कर रहा हूं। आज उनके रक्षा मंत्री चीन है ना, इसी चीन ने गलवान घाटी में हमारी जो गश्त थी, जो परमिटेड थी, उसको रोका। उनकी उपस्थिति थी चीन के सैनिकों की, हमारे 21 सैनिक शहीद हुए। प्रधानमंत्री क्या बोले, न कोई आया है, न कोई है, न कोई गया है। एक कमजोर प्रधानमंत्री की निशानी। ट्रंप आज 17वीं बार बोल रहा है। आपके टेलीफोन की वार्ता हो चुकी है 36 मिनट की, उसके बाद बोल रहा है कि मैंने सीज फायर कराया। अरे मोदी जी, इंदिरा जी से प्रेरणा लो और दम लो, ललकार के कहो कि वो गलत बोल रहा है, पर आप गलत इसलिए नहीं बोलोगे, ट्रंप की बात को इसलिए नहीं काटोगे कि आप में काटने का नैतिक साहस नहीं है। मत तुलना करो इंदिरा गांधी की। बात कर रहे हो इमरजेंसी की, आज इमरजेंसी से बुरे हालात। अब देखो ना, गवर्नर 1-1 साल रुके हुए बिल, जो केंद्र का ड्यू है राज्यों का, वो आप देते नहीं हो। कर्नाटक, सारे गैर भाजपाई हुकूमत, आज बाढ़ आई हुई है हिमाचल में। पिछली बार का जो बकाया मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला। पिछली बार का जो देना था आपको नहीं दिया।
कल से आई। अब मैं कहता हूं ये इमरजेंसी की घंटी बजाना बंद करो। हिमाचल में जो तबाही हो रही है उसके लिए धन अलॉट करो। और अब अगली खबर। एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च पर आईएएफ समूह कप्तान और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की मां का भावुक बयान। एक्सियोम 4 मिशन के सफल प्रक्षेपण के अवसर पर भारतीय वायुसेना के समूह कप्तान और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की मां आशा शुक्ला ने कहा, आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं क्योंकि अब हमें हमारे बेटे द्वारा पहचाना जा रहा है। आमतौर पर बच्चे को माता पिता पहचानते हैं, लेकिन आज हमें हमारे बेटे ने पहचाना है। हमें इस बात पर गर्व है। लग रहा है हमारे बच्चे की वजह से आज हम लोग पहचाने जा रहे हैं इसमें। वैसे तो बच्चों की पहचान माता पिता से होती है, मगर हमारी पहचान बच्चे के हिसाब से बन चुकी है। अब हम बच्चे के हिसाब से पहचाने जाने लगे हैं, तो इसका हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे देश से बधाइयाँ आ रही हैं, प्रधानमंत्री जी और चाहे मुख्यमंत्री जी वो भी बधाई दे रहे हैं, आपके घर भी बधाइयों का पूरा तांता लगा हुआ है। हाँ, सभी को हमारी तरफ से भी शुभ संदेश है। सबको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमको विशेष दिए हुए हैं, बेस्ट विशेष दी हुई हैं। यह धन्यवाद उनको सबको हमारी तरफ से धन्यवाद है सबको। आज शुभांशु शुक्ला को हर माएँ कहती हैं वो मेरा बेटा है, भारत का बेटा है। हाँ तो है ही, हम अकेले मेरा बेटा नहीं, वो तो पूरे देश का बेटा अब हो गया, पूरे देश का गौरव बन चुका है। तो सब उसकी माँ है, जैसे हम माँ वैसे सब उसकी माँ बन चुकी हैं। एक जो झलक आपकी कल भावुक दिखी थी, अभी क्या कुछ आपको एक ममता के रूप में क्या कुछ अब माँ बेटे का तो रिश्ता ऐसा है, भावुक तो हो ही जाता है। कोई भावुक पल करने वाला क्षण था तो उसमें भावुक हो गए थे, मगर वो खुशी के आंसू थे। उस समय थोड़ी देर के लिए थे, बाद में सब नॉर्मल हो गया, सब ठीक, अच्छा लग रहा था, खुशी के आंसू थे। और अब अगली खबर। 275 किलो गांजा जब्त हुआ, आरोपी चालक गिरफ्तार। एएनटीएफ कमांडर उमेश चंद पवार का बयान। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के कमांडर उमेश चंद पवार ने बताया कि आज ओडिशा से आए 275 किलोग्राम गांजा से भरा वाहन जब्त किया गया। इस मामले में आरोपी चालक हरीश को गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है। पवार ने कहा, हरीश लंबे समय से इस कारोबार में शामिल है। वो ओडिशा में गांजा लाकर यहाँ अपनी मनचाही कीमत पर बेचता था। उसके आगे पीछे के संबंधों की भी जाँच जारी है। आज एक गाड़ी पकड़ी गई है, कैंटर था, इसमें लगभग 275 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जो उड़ीसा से लेके आया था। और गाड़ी के साथ ही जो लेके आया था ड्राइवर हरीश है, हाथरस का रहने वाला, ये गिरफ्तार किया गया है। और ये काफी दिन से इस काम को कर रहा है, उड़ीसा से लेके माल आता है और यहाँ जहाँ इसको सही रेट में अपने साथियों को यहाँ बेचता है। तो उनके लिंक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की जानकारी की जा रही है। अभी उड़ीसा में जिससे माल लेके आया है, यहाँ किस किस को बेचता है, तो उसकी अभी इससे पूछताछ करके जानकारी की जाएगी। बाकी इसके पीछे हमारी टीम काफ़ी दिन से लगी थी, काफ़ी दिन के बाद ये सफलता इनको मिली है लगातार काम करने के बाद। और इसकी लगभग 1.5 करोड़ की वैल्यू होगी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो पकड़ा गया माल। आजकल के पीढ़ी है उसको खराब कर रहे हैं लाला के, और उसके प्रति एक बड़ा कार्य किया गया टीम के द्वारा। बात करूँ तो पूछताछ क्या बताया कि कुछ डिलीवरी ऑन डिमांड भी क्या करता था? हाँ, डिलीवरी ज़्यादातर तो ऑन डिमांड ही होती है। यहाँ से पहले लोग बुक करते हैं कि हमारे लिए इतना माल लेके आना, तो उनको ला के देते हैं। ये आमतौर से तो ऑन डिमांड ही आती है। आज हमारी आगरा एएनटीएफ की जो टीम थी वो सूचना को काफी दिन से डेवलप। और अब अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने बाढ़ पीड़ितों के लिए उचित मुआवजे की मांग की। धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने हाल ही में अचानक आई बाढ़ पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मेरे अनुसार अचानक पानी के बढ़ने से 15 से 20 लोग बह गए हैं। हम प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। सुधीर शर्मा ने कहा, यह एक बड़ी त्रासदी हुई है, सरकार को संवेदनशील होकर इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। मानना है कि 15 से 20 लोग बह गए हैं। उसका कारण ये है कि ये जो मेरा घर है उससे 1 किलोमीटर भी ये जगह नहीं है और ये हमारा गांव है। तो यहाँ से जब पहली सूचना आई थी गांव वालों की, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि भाई साहब 15 से 20 लोग बह गए, बहुत ज़्यादा पानी आया है। और आंकड़ा वही है, सरकारी आंकड़े तो बाद में आए जब टीमें पहुंची हैं, मौके तक गई हैं। अब तो ऊपर तक अभी रास्ता खुला ही नहीं है और डेड बॉडी कितना नीचे 700-800 मीटर तक एक डेड बॉडी मिली है। जो मशीनरी थी, बड़ी बड़ी पोकलेन्स और ये जेसीबीज, उनके सिर्फ टायर मिले हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी को ढूंढना कितना मुश्किल है। और ये
जो यहाँ पर आगे कॉन्ट्रैक्टर को आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था प्रोजेक्ट वालों ने लेबर रखने का, सारी लेबर चंबा, किहार, सलूनी, जम्मू से लोग आए हुए थे रोजी रोटी के लिए। तो दुखद घटना है और मेरा तो मानना है कि ये प्रोजेक्ट को भी पेनल्टी लगा करके इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार प्रशासन को हमने बार बार ये बताया था कि हाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, पोर्टेबल क्रशर लगे हैं, उसके वीडियोज़ हैं। और यहाँ की जो हमारी पानी की स्कीम है उसको नुकसान हुआ, पंचायत ने धरना यहाँ पर दिया, उसका भी केस जो है वो मेरे बोलने पर, प्रेशर डालने पर फिर पुलिस थाने में रपट गई तो जा करके वो ठीक हुआ। तो ये ऐसे फ्रेजाइल स्ट्राटा के ऊपर जहाँ इतना पानी का गश आता हो मानसून्स में, प्रोजेक्ट्स की अनुमति होनी ही नहीं चाहिए, जिससे कि इतनी बड़ी त्रासदी का खतरा हो। और जिस तरह ये नाले के साथ साथ पेन स्ट्रोक को लाए, नाले को पूरा कवर कर दिया, तो उसी का कारण है कि जब ये सारा कैचमेंट एरिया का पानी उसमें आया तो इतना बड़ा ये बहाव बना और उसके कारण ये नुकसान हो गया, लोग संभल नहीं पाए। आपकी तरफ से भी कोई स्टेप लिए जा रहे हैं, आप जा रहे हैं? जी, मैं मौके तक जहाँ तक पहुँच पाएंगे, अभी तो रास्ता खुला ही नहीं है, टीम्स भी ऊपर तक नहीं पहुँच पाई हैं। तो रात को तो ये भी बता रहे थे कि ऊपर भी काफ़ी लोग फंसे हैं अभी लेबर के, जो ऊपर की तरफ चले गए थे। तो अब बात करूंगा कि अभी क्या इनकी वास्तु स्थिति है और क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। सरकार के समक्ष तो मुद्दा उठाने का कोई फायदा ही नहीं रहा इस प्रदेश में, क्योंकि जब मुद्दा उठाएंगे तो उसका जवाब कुछ और आता है, प्रश्न कुछ और होता है, नतीजा कुछ और निकलता है। पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी त्रासदी हुई है यहाँ पर, सरकार को संवेदनशील होकर के इसका संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रोजेक्ट पर पहले भी कुछ हादसे हुए हैं, लास्ट ईयर भी फ्लैश फ्लड आए थे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये मैन मेड मिस्टेक्स हैं? एब्सोल्युटली, ये 100% मैन मेड मिस्टेक है। ये जगह ही नहीं है जहाँ पर ये फ्रेजाइल स्ट्राटा है। ये शुरू से यहाँ पर जो है वो हाथ से स्लेट्स को गरीब लोग निकालते हैं, डेली वेजेस जा कर के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो यहाँ इस तरह का प्रोजेक्ट इतना बड़ा लगा देना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप फ्रेजाइल स्ट्राटा पे जब खड़ा कर देंगे तो ये हादसा नहीं होगा तो और क्या होगा। और अब अगली खबर, बीआरएस एमएलसी के कविता ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर गोदावरी बनाकाचेरला परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बीआरएस की राज्यसभा सदस्य के कविता ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर गोदावरी पानाकाचोला के परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। कविता ने सरकार पर ठेकेदारों को आसमान लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस परियोजना में अनुचित तरीके से धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसे लेकर जांच होनी चाहिए। कहाँ गया आज तक किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि एक पेंशन किसी को नहीं मिला, किसी स्टूडेंट को फी रिएम्बर्समेंट नहीं मिला और कोई एक नया प्रोजेक्ट बन के नहीं आया। तो आज हम सीएम साहब को यहाँ पे कह रहे हैं कि आप करप्शन में बादशाहों के बादशाह है। जो भी पैसे आप स्टेट में लेके आ रहे हो, जो भी कर्जा स्टेट के ऊपर लेके आ रहे हो, इसको आप वापस ले जाके कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे हो। अब जो आंध्रा में बनने वाली बनकचेरला पोलवरम प्रोजेक्ट जो है वो भी ये करप्शन का ही एक हिस्सा है, क्योंकि सेम कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे तेलंगाना आंध्रा चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग होता है और वहां के लोग भी, वहां के इंटेलेक्चुअल्स भी बनकचेरला को अपोज कर रहे हैं, फिर भी ये प्रोजेक्ट बनाने के ऊपर तुले हैं। तो हम आज हमारे तेलंगाना चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को करप्शन के बादशाहों के बादशाह का एक टाइटल हमने आज दिया है। आज से हम उनको ऐसा ही बुलाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का करप्शन उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रोजेक्ट्स में चल रहा है, देखने को नया मिल रहा है। केसीआर साहब के जमाने में कभी भी कॉन्ट्रैक्टर्स को एडवांस नहीं देते थे पैसे प्रोजेक्ट बनाने से, लेकिन रेवंत रेड्डी के साहब के टाइम में ये शुरू कर दिया उन्होंने। एडवांस देने के बावजूद, 8 महीने के बावजूद भी एक चम्मच मिट्टी भी कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं निकाला है। तो ये सारे चीजें नजर में रखते हुए हमने हमारे तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को बादशाहों के बादशाह ऑफ करप्शन का टाइटल आज दिया है। और अब अगली खबर, होशियारपुर के टांडा में एनआईए में पंजाब पुलिस की मौजूदगी में की छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने होशियारपुर के टांडा क्षेत्र में एक मकान पर पंजाब पुलिस की उपस्थिति में छापेमारी की। अभी तक इस कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी का इंतजार है। जांच जारी है और आगे की अपडेट्स मिलने पर सूचित किया जाएगा।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में हारदोई मेडिकल कॉलेज से नवजात शिशु चोरी की खबर पुलिस जांच में जुटी। दरअसल हारदोई मेडिकल कॉलेज से एक नवजात शिशु चोरी होने की सूचना मिली है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। हारदोई के सीओ अंकित मिश्रा ने बताया, हमें एक बच्चे के लापता होने की सूचना मिली है और शिवकांत दीक्षित की पत्नी जो गांव बिलहरी की रहने वाली है 19 जुलाई को बच्चे को जन्म दिया था। उन्होंने शिकायत की कि उनका बच्चा रात लगभग 3 बजे से लापता है। हम मामले की जांच कर रहे हैं। क्या मामला हुआ, कौन आपका भर्ती था और क्या घटना हुई? हमारे मिसेज यहाँ भर्ती हुई थी 19 तारीख को जो है बच्चा बड़े ऑपरेशन से हुआ था और उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद में उसके डॉक्टर को दिखवाए तो वहाँ पानी हल्का निकला हुआ था। तो उसके बाद रूम उन्होंने चेंज कर दिया, दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए। और उसके बाद में रात तक हम जगते रहे रात में। उसके बाद वही 2 बजे मेरी आँख लग गई, 3 बजे फिर वहाँ बच्चा रहेगा। उसके बाद स्टाफ ने बताया था, स्टाफ लोग उठे सो रहे थे, कुछ लोग बाहर दिखवा कहीं मिला ही नहीं, बच्चा ढूंढवाते रहे बच्चे को। कैमरा भी कहीं चल रहे कुछ है तो 112 पे फ़ोन किया तो पुलिस आई, चाइल्ड वाले फ़ोन किया है। क्या नाम है आपका? शिवकांत दीक्षित। आज दिनांक 26 जून 2025 को थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चा जिला अस्पताल से मिसिंग है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा है। जांच की गई तो यह तथ्य है कि एक व्यक्ति जिनका नाम शिवकांत दीक्षित है, रहने वाले ग्राम बिलहरी थाना रियावा के हैं, इनकी पत्नी को दिनांक 19 जून को एक बच्चा पैदा हुआ था। परिजनों का आरोप है कि आज सुबह लगभग 3 से 4 के बीच में एक अज्ञात महिला द्वारा इनके बच्चे को लेकर चली गई थी। पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, टीमों को भी लगाया गया है। जल्द ही इसका नाम है। क्या यहाँ हालात सीसीटीवी फुटेज वगैरह की क्या जो है व्यवस्था निकली, गार्ड वगैरह भी तैनात चीज़ें? हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्ड तैनात है, कैमरे भी लगे हैं। कुछ कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनको देखें। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वालपड़ाई क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्चे को घायल करने वाले तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा। वालपड़ाई तमिलनाडु वन विभाग ने एक व्यापक खोज अभियान के बाद उस तेंदुए को पकड़ लिया है जिसने हाल ही में एक 7 वर्षीय बच्चे की जानलेवा हमला किया था। इस घटना के बाद इलाके में लोग भयभीत थे, लेकिन तेंदुए के पकड़ाए जाने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है। वन अधिकारियों ने तेंदुओं को सुरक्षित रूप से काबू में कर क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी है। और अब अगली खबर। मानीमुथुर जलप्रपात पर भारी वर्षा के कारण पानी के बढ़ते स्तर के चलते पर्यटन गतिविधि पर प्रतिबंध। पश्चिमी घाट में भारी बारिश के कारण मानीमुथुर जलप्रपात के पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। इसी सुरक्षा मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों के लिए जलप्रपात में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने आगाह किया है कि बढ़ते जल स्तर के कारण नहाने वाले लोगों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए सभी से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है।
और अब अगली खबर। कैंपा कोला विवाद पर जगन्नाथ मंदिर सेवक पद्मनाभ त्रिपाठी शर्मा का बयान। कैंपा कोला मामले को लेकर जगन्नाथ मंदिर के सेवक पद्मनाभ त्रिपाठी शर्मा ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना है जो गंभीर चिंताएं पैदा करती है, चाहे इसमें कोका कोला हो या किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु। अगर कोई ऐसा करता है तो ये पूरी तरह गलत है और इससे बचना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने और सामाजिक चेतना बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अत्यंत निंदनीय घटना है और परिताप की विषय है। अगर कोई ऐसे करता है तो भगवान के ऊपर जो कोका कोला हो, चाहे जितनी भी प्रकार की जो द्रव्य है, ये एकदम गलत है। इसी को दूर रहना चाहिए। जो संस्थान जो इसको हम आपकी चैनल के माध्यम में इसको बिना आग्रह रखते हैं, इसी चीज को हटा दीजिए, आगे कोई ऐसा ना करे। अगर ऐसा कोई करेगा उसके ऊपर भी मंदिर प्रशासन की तरफ से जरूर निश्चित कार्रवाई होगा और कठिन से कठिन उनके कंपनी के ऊपर कुछ कार्रवाई में जरूर होगा। वही हम आग्रह रखेंगे। इसी के बाद भी हम आपकी माध्यम से चैनल के माध्यम से सूचित करते हैं, ऐसा करना जो जगन्नाथ के भक्त है, सारे विश्व में भक्त इसको भी देखते हैं। इसको देखकर उनके मन में किसी प्रकार की ठेस तो जरूर पहुंचेंगे और जिस कंपनी ने जो व्यक्ति ने इसको पूरी व्यवस्था से बनाया है वो पाखंडी है। वो धर्म के विषय में उनका कोई ज्ञान भी नहीं है और भगवान के विषय में उनका कोई श्रद्धा भक्ति भी है नहीं। अगर श्रद्धा भक्ति था तो इस प्रकार चीज कभी नहीं बनाते थे। इतना ही मैं कहूंगा आपकी चैनल के माध्यम से। जय जगन्नाथ। आइए देखते अगली खबर। राजा रघुवंशी हत्या मामले में मृतक के भाई विपिन रघुवंशी का विवादित बयान। राजा रघुवंशी हत्या मामले की जांच जारी है। मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया में आई जानकारी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि एक पिस्टल बरामद हुई है जो या तो बैग से मिली है या नाले के पास, साथ में लैपटॉप या मोबाइल भी मिला है। विपिन ने आरोप लगाया कि गोविंद जो सोनम के भाई है और लगातार मीडिया में आकर कहते हैं कि वे राजा के परिवार के साथ खड़े और राजा के लिए न्याय चाहते हैं, असल में ऐसा क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा, अगर ये सच है तो हम अगर इसे मान सकते हैं तो उनकी बहन ने कुछ गलत किया है और वो इस मामले में आरोपी है, और अगर वे हमारे साथ है तो फिर वे खुलकर कड़ी सजा की मांग क्यों नहीं करते। देखिए, मुझे मालूम पड़ा है मीडिया के माध्यम से, तो उसमें पिस्टल बरामद हुई है और एक बैग में शायद अपने लैपटॉप या मोबाइल क्या है ये मुझे पता नहीं, दोनों में से एक चीज बरामद हुई है नाले में से। भैया, इस पूरे एपिसोड में लगातार जो गोविंद है सोनम का भाई, वो आपकी मदद करने का कह रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहें? देखिए, अब गोविंद जिस प्रकार से मीडिया में कह रहा है मैं राजा के भाई के साथ खड़ा हूँ, राजा को इंसाफ दिलाऊंगा मैं, तो कहीं ना कहीं बोल रहा है। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो उनको लग रहा है उनकी लड़की ने गलत करा है, लड़की आरोपी इसमें है, तो उनको उनकी लड़की के खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहिए, उनकी मांग करना चाहिए। ये लड़की जो है हमारी लड़की को फांसी मिलना चाहिए। अभी तो ऐसे उनकी तरफ से बयान आई नहीं अभी तक। ठीक है, मदद कर सकते हैं नहीं कर सकते तक उनको पता नहीं है कि अपन अंतर में तो है नहीं, तो बता सकते चीजें। अब किसके उन्होंने क्या खोड़ नहीं उसको बताओ। तो देखिए, लड़की छोड़ दी है, लड़की ने खून भी कर दिया है, ये सब कुछ भारत को पता भी चल गया, दुनिया मालूम पड़ गया चुका है, तो फिर उनको तो एक तरफ से इनकी लड़की का पिंडदान कर देना चाहिए, जो कि अभी तक करा नहीं है। देखिए, मेरा तो मानना ये है, तो जिस प्रकार से उनकी लड़की ने जो गलती करी है, एक उनकी लड़के को मार दिया है जो उससे शादी कर रही थी, मतलब मेरे भाई को मारने के लिए उसने कहीं भी कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो मेरा तो मानना ये होना चाहिए उनके घर में उनको सोनम की कोई भी चीज घर में होने भी नहीं चाहिए उनके पास में, क्योंकि जो माँ बोल रहा है सोनम हमारी मर चुकी है, तो मरे हुए की कोई चीज घर में होना ही चाहिए, तो फिर पिंडदान करना चाहिए कि हमारा भाई मरा है तो हमने उसका पिंडदान करा है। देखिए, जिस प्रकार से भी सोनम ने कबूल करा है और ये मीडिया के माध्यम मुझे मालूम पड़ा भी है, और वहाँ के एसपी साहब के वाइड भी सुनी मैंने है, उसमें सोनम ने कहा है तो राज और राज और मैं दोनों प्यार करते थे और हम लोग जो है शादी करने वाले थे, मगर मेरे घरवालों ने शादी होने दी नहीं मेरी है, और इसी कारण जो है मैं राजा को मैंने मारा है। नहीं, राज के मम्मी के नाम पे कंपनी खुली हुई है, इसकी जानकारी मुझे है, और सोनम बिजनेसमैन बनना चाहती थी, मगर उसने राजा को मारा इसके लिए कि राज से प्यार करती थी, वो इसकी जानकारी उसने घर वाले को पहले दे चुकी थी। ये बात सोनम कबूल करी है। क्या भैया, शादी के पहले ऐसा कुछ तय हुआ था कि ये काम करेगी सोनम, शादी के बाद या इस तरह? नहीं, शादी के पहले जब रिश्ते की बात हुई थी उस टाइम पे हमसे पूछा हमने था, सोनम जो है शादी के बाद कभी काम करना चाहेगी तो आप लोग को आपत्ति तो नहीं है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की है, फिर काम करना चाहती है, कभी ऑफिस का भी जा सकती है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। इस प्रकार से देखिए, एक चीज नई खुल के आ रही बाहर आ रही है, और सोनम ने कॉल भी कर लिया है, तो मैं रास्ते प्यार करती थी, इसी जानकारी मैंने अपने घर पे दी थी मैंने। तो इसमें
कुल मिला के यही है। तो परिवार ने हमसे बातें छुपाई है, हम लोग अब क्या कर सकते हैं, ये और बेटा बुला सकते नहीं हम लोग, यही है। तो हम मेघालय पुलिस जो है उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे इसमें, तो इसमें जो भी छानबीन है इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इसके अंदर। बस आइए देखते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में बस पलटने से 7 यात्री घायल, एक बच्ची और एक व्यक्ति की हालत गंभीर। एक यात्री ने बताया कि सुबह सुबह अचानक ड्राइवर की नींद आ गई, जिससे बस एक चौड़ी सड़क होने के बावजूद खाई में पलट गई। इस दुर्घटना में सवार सभी यात्री घायल हो गए। यात्री ने कहा, मेरे साथ 7 लोग थे, जिनमें से 3 चल सके, लेकिन 4 की चोटें गंभीर है। एक लड़की को काफी चोट आई है और एक व्यक्ति का घुटना भी पूरी तरह से टूट गया। मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रहे थे, अचानक सुबह में ड्राइवर का आंख लग गई, पूरी चौड़ी रोड है, उसके बाद आंख लग गई, गाड़ी खारी में पलटी, 4 पलटनियां खाई है, सब आदमी घायल है। हमारे साथ में 7 आदमी थे, जिसमें 3 गोटा है जो चलने के लायक है, बाकी 4 गोटा घायल है। अच्छा। एक ये लड़की है, ये पूरा घायल है, एक इनका पूरा घुटना फूट गया हुआ है। कि इतनी चौड़ी रोड होते हुए उस साइड में लाके वो नींद पड़ी, उसके आंख लगी, वो पलटी मार दिया उसने। बिहार से निकली थी 3 बजे करीब, दोपहर 3 बजे। अच्छा, और रात सुबह 3 बजे की घटना? हाँ, ये सुबह 3:30 बजे की घटना। पूरी फुल थी बस, नहीं उससे ज्यादा होगा, 100 के आसपास पूरा बस फुल था। टेबल लगा देते हैं। अच्छा। टेबल पे बैठाते हैं, केबिल में भर के बैठाते हैं, उसके बाद ड्राइवर के बगल में बैठाते हैं। जी, मैं नेपाल के रहने वाला हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, कमाने जा रहा था। अचानक ये गाड़ी मतलब कहीं पलटी मार लिया। मैं तो नीचे भी नहीं गिरा हूँ, मैं तो रोड पे गिरा था। रोड में कोई भगवान के ट्रक वाला भवानी बन के आया, ट्रक वाला बन के वो उठा के ले गया, मेरे को मालिश तालिश किया। नवीन रोड में मैं सो रखा था। ये कम से कम 3 बजे करीब बात है। कितने लोग सवार थे बस में? बस वो रास्ता होते उसके साइड में रेलिंग होती है, उसमें बस स्टैंड हुआ है। रात के समय था, 5 बजे यहाँ पे पहुँचाओ, और रात के समय उसमें ठोकर लगा था और बस 3 बार पलटी मारी थी, और उसका नीचे का उल्टा हुआ बस था, उसमें सारे हादसा हुआ है। बस कहाँ? बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। 175 रहे होंगे। और अब अगली खबर। एटा में दरभंगा से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस एक्सप्रेसवे पर पलटी, 2 की मौत, 50 से अधिक घायल। एटा सीओ सैफई रामगोपाल शर्मा ने बताया कि बिहार से दरभंगा से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 103 और 104 के बीच पलट गई। सूचना मिलने पर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बस सड़क किनारे खाई में गिर गई थी। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायल यात्रियों को पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना दी गई कि एक डबल डेकर बस एक्सप्रेस वे पे किलोमीटर संख्या 103 और 104 के बीच में वो पलट गई है, सड़क के किनारे पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स थाने से और उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे और वहां जाके देखा, स्थिति का जायजा लिया, तो बस सड़क के किनारे की तरफ जो खाई में पलटी हुई थी, वहां से तत्काल एम्बुलेंस बुलवाकर सबको घायलों को पीजीआई में एडमिट कराया गया है, जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब 50 लोग के करीब घायल हैं, जिनको एडमिट कराया गया, पीजीआई में इलाज चल रहा है। और कुछ को ज़्यादा, कुछ को थोड़ा ज़्यादा चोट है। करीब अभी सामान उनका यहीं पे पीजीआई में ले जाया गया है और उनको, जिनको कम चोट है, उनको उनके गंतव्य पर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। बस बिहार दरभंगा से दिल्ली जा रही थी, डबल डेकर बस है और इसमें करीब 67 मैं ड्राइवर कंडक्टर के मिला के 67 लोग सवार थे। नहीं, देखिए उसमें छोटे बच्चे भी थे जो गिनती में नहीं आते हैं, छोटे बच्चे भी थे, 3 साल 2 साल इस तरह के बच्चे भी थे, उनको मिला के 67 लोग हुए। अब दर्शकों लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।